बच्चों स्वागत है आपका यूपी बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। आज बच्चों हम हल करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पे है। बच्चे देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए पहला क्वेश्चन ये है, इसको आप पक्का अपने इम्पॉर्टेंट नोटबुक में नोट कर ले, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए जब से एनसीईआरटी आई है 1920-21 तीनों वर्ष, पिछले तीनों विगत वर्षों से जब तक एनसीईआरटी लागू हुई है तब से ये प्रश्न आया है, और ये प्रश्न वास्तव में इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें दो फॉर्मूले के प्रयोग होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, 10 + 10 तथा -5 क्षमता वाले, ठीक है, +10 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे हुए हैं। इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, देखिए हम बनाते चलेंगे। ये दो लेंस हो गए, एक की क्षमता क्या है, P = P2 = -5 और ये P1 = क्या बोला, 10 बोला है ना, हाँ। और इससे वस्तु रखी हुई है बच्चों 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे हम रख दिए वस्तु, और आगे क्या बोला, और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। ये वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो वस्तु के प्रतिबिंब तथा इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। वस्तु क्या बोला बच्चों, वस्तु की प्रतिबिंब और प्रकृति, मतलब वस्तु कहाँ बन रहा है, लेंस से कितनी दूरी पर, कितना बड़ा, कैसा, उल्टा, सीधा, बड़ा, छोटा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए आप कितनी आसानी तरीके से बता पाएंगे। पहले ये समझिए, जब भी याद रखिएगा, जब भी दो लेंस संयुक्त एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे तो उनसे हमें एक लेंस बनाना है। तो आपने पढ़ा होगा कि संयुक्त लेंस की क्षमता, जब दो या दो से अधिक लेंस होते हैं तो हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकालते हैं, जो कि क्या होता है, P1 + P2। अगर 3 लेंस रहते सर, P1 + P2 + P3, 4 लेंस रहते तब P1 + P2 + P3 + P4, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे पहले क्षमता इस लेंस की, जो लेंस हमने बच्चों बनाया है, ठीक है। इस लेंस की हम क्षमता निकाल लेते हैं। तो देखिए ये क्या था, 10, P1 10 था और प्लस P2 -5, तो ये हम लिख सकते हैं 10 - 5, या हम लिख सकते हैं 5 डायोप्टर। अब आपको बस पता है क्या, क्षमता। अब आप क्षमता से क्या निकाल सकते हैं, क्षमता से फोकस दूरी, बस पहुंच गया आप अड्डे पे। ये देखिए फोकस दूरी, तो F = 100/P सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 100/5, कट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान देने योग्य है, इस लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, क्षमता 5 डायोप्टर है। ध्यान दीजिए, अब हमें फोकस दूरी पता चल गई इस लेंस की 20 सेंटीमीटर, और इस लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की। U पता चल गया। क्या हम V नहीं ज्ञात कर सकते? देखिए हमें ज्ञात V ही करना था, यहाँ से हमें फोकस ही निकालना था, फॉर्मूला वही लगेगा, बस थोड़ा सा छिपा के दिया हुआ था कि आप ये F खोज के लगाइए तब ना फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/F = 1/V - 1/U, ठीक है। तब अब इसको हम रखते हैं तो इधर ला देते हैं, तो ये 1/V = हो जाएगा 1/F + 1/U। किसी को भी यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो वो सोच सकता है, क्योंकि देखिए आप अपनी कंफ्यूजन को धीरे धीरे दूर करते चलिए बच्चा। अब बस कुछ नहीं, 1/V = फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर रख देंगे, U कितना है, 30 सेंटीमीटर, तो 1/30 सेंटीमीटर। यहाँ पता है ना कि U का मान हमेशा ऋणात्मक रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये बाएं साइड होता है, और ये बाएं साइड अगर एक्स एक्शन देखें तो इसको देखिए, ये भी समझ लीजिए, ये ऋणात्मक होता है, ये धनात्मक होता है, ये धनात्मक होता है, ये धनात्मक होता है, और ये ऋणात्मक होता है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए हमेशा U का मान हम माइनस में लेते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/V = क्या हो जाएगा, LCM ले लीजिए सर जी, LCM लेंगे तो 60 आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 - 2 1/60, या हम लिख सकते हैं V = 60 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हो गया क्वेश्चन यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे, जो कि सरासर गलत है। क्या बोला मैंने, क्या बोला, जो कि सरासर गलत है। आपको अगर ये प्रश्न 4 नंबर का आता है तो उसमें से अभी तक आपने 2.5 या 2 नंबर का ही प्रश्न किया हुआ है। ये कैसा मास्टर है, ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा हूँ बच्चों, जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ।
आपने अभी तक सिर्फ 2.5 या 2 नंबर का प्रश्न किया। मेन चीज देखिए क्या आता है। देखिए आपको एक चीज पता होगी, I/O यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट की लंबाई बराबर में -V/U। पता है? हाँ सर जी पता है। यहां से हम निकाल लीजिए। अब I का मान हमें निकालना है, O का मान दिया, वस्तु की लंबाई कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। V का मान आपने निकाला 60, U का मान आपको दिया हुआ है 30, ये निकल गया 2 और यहां से आ गया I बराबर -4। अब देखिए, अब हम लिखेंगे, ठीक, पहला उत्तर डाल के। बोर्ड पेपर में करना बता रहा हूं क्योंकि आप बोर्ड में लिखने वाले हैं, कोई स्कूल की कॉपी नहीं है। अब ऐसे लिखते हैं उत्तर, ठीक। यहां से आप डालेंगे सॉल्व, उत्तर नहीं डालेंगे। उत्तर क्या, उत्तर में अब लिखेंगे हम लोग तो प्रतिबिंब लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक, ये लिखने का मैं लैंग्वेज भी लिख दे रहा हूं। दूसरा पॉइंट डाल के लिखेंगे। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुने आकार का तथा उल्टा बनता है। अब कुछ बच्चे हमसे बोलेंगे ये आपको कैसे पता 2 गुना आकार का बनता है? ध्यान दीजिए, वस्तु की लंबाई 2, प्रतिबिंब की लंबाई 4, 2 दूनी 4 यानी कि 2 गुना लंबाई। अब आपको कैसे पता कि उल्टा बनता है? फिर वही बेवकूफ़ी वाली बात, इमेज की लंबाई किस में आई है? माइनस में, और यही y नीचे वाला ही तो माइनस में होता है, यानी कि वस्तु यहाँ ना बन के वस्तु ऐसी बनी है तो इसको उल्टा ही ने बोलते हैं। हाँ सर जी। तो इस प्रकार प्रश्न को हल करेंगे। देख लीजिए एक बार, पहले ध्यान से हट जाता हूँ मैं। इस प्रकार प्रश्न को हल करेंगे और इस प्रकार उसकी लैंग्वेज को लिखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पहला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम चलेंगे। देखिए, मैं डेली प्रश्न करवाता हूं तो मैं आपसे हमेशा यही बोलता हूं कि इन प्रश्नों को एक डायरी लें, उन डायरी में नोट कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन के गैप पर हम डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। एक दिन फिजिक्स का आता है, एक दिन केमिस्ट्री का और एक दिन मैथ का। तो आप ये चीज कब समझेंगे, महत्वपूर्णता को इंपॉर्टेंस कब देंगे? कोई मेहनत करके आपके लिए प्रश्न ला रहा है, आप उस प्रश्न पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चीजों को समझिए। मैं तो ऐसे समझाता हूं कि आप चैप्टर नहीं पढ़े तब भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो फटाफट चलिए बच्चों, इस प्रश्न को जो कर देगा ना, ये समझ आइए, फ्री में प्रश्न आया था, फ्री में। बस जो बच्चे थोड़े से समझदार होंगे। मैंने देखिए अभी तक आपको देखिए एक बात साफ साफ बता दिया कि फिजिक्स में अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं और फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स में आप सोच रहे हैं कि बस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाएंगे, फॉर्मूले बेस्ड, तो आपका आएगा मात्र 30 से 50 नंबर। नहीं आता है फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, बहुत कम आते हैं 1-2 नंबर वाले। इसी क्वेश्चन में देखिए फॉर्मूला बेस्ड ही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ज्यादा कॉन्सेप्ट, आईआईटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिखेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। भाई क्लास 12 की फिजिक्स है, थोड़ा कॉन्सेप्ट तो आपको लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए ये वाला प्रश्न, इसमें दिया हुआ है समीकरण 5e, यहाँ पे 5e है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स 5e बराबर AT² + BT + C में यदि A बराबर 0.3, B बराबर 0.6 तथा C बराबर 0.8 मात्रक हो तो T = 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अब कुछ तो परेशान पड़े हुए हैं, अब क्या करें, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करें? अब सर जी ये क्वेश्चन मत कर, ये एकदम बच्चों वाला है, बच्चों वाला प्रश्न। देखिए समझिएगा, थोड़ा सा हम आपको लेके जाएंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल में। समझिए क्या होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। फैराडे साहब ने बताया, हाँ फैराडे साहब ने बताया, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हो। और फैराडे के प्रथम नियम ने, फैराडे ने विद्युत वाहक बल के बारे में बताया, जिसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। अब क्या बताया उन्होंने बताया कि किसी वैद्युत परिपथ में
क्या बताया उन्होंने, यदि किसी वैद्युत परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, यदि किसी वैद्युत परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन से परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसका मतलब तो यही तो है ना। क्या मैंने सही बोला? इसी को तो हम लोग कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये ज्ञात करना है। अब भी हार्ड लग रहा है? नहीं सर, ये कुछ को तो अभी समझ में नहीं आएगा क्या करना है। देखिए AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C TG के सापेक्ष अवकलन करने पर, समझिएगा d∅B बटे में dt, ठीक है, इक्वल टू 2AT, संयुग्मी में t का ही करेंगे ना, a से कोई मतलब है, प्लस b और c का करेंगे तो 0 हो जाएगा। अवकलन करने के पश्चात यह आ जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -BT, तो इसको लिख सकते हैं हम -E बराबर 2AT प्लस B। हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। अब मान उसके ऋणात्मक हो, आप ऐसे ही आप लिखते जाइए बस। अब 2 और A का मान कितना है, 0.3, और फिर T का मान 2 दिया हुआ है। T इक्वल टू 2 पर ही हमें ज्ञात करना है ना, तो T इक्वल टू 2 पर लिख दीजिए यहाँ पर, प्लस B दिया हुआ है 0.6। ये प्रश्न किसको नहीं आ रहा था बताओ भाई। -E बराबर, ये 4 हो जाएगा तो 1.2 प्लस 0.6 1.8 वोल्ट। ले जाओ नंबर। क्या कॉन्सेप्ट उसने लगा दिया, उसने इसमें अवकलन को हल्का सा लगा दिया। क्या बच्चा वो समझा हुआ है वहां पे, इसीलिए आपको टीचर कहते हैं कि डिराइवेशन को समझो न कि रटो। अब आपने ऐसे आंख बंद करके रटा हुआ है कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित वाहक बल जनरेट हो जाता है जिसका परिमाण विद्युत वाहक बल के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये कौन सी बेवकूफ़ी है भाई, उसको समझिए ना क्या बोल रहा है वहां पे फैराडे। न्यूमैन जी ने बोला तो उसको क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला। ऐसे रटने से काम नहीं चलने वाला है। आप क्लास 12th में है, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, इससे पहले मैंने और 3 4 5 6 क्वेश्चन करवाए हुए हैं फिजिक्स में, और वो सारे भी क्वेश्चन आपके पेपर के ही हैं। देख सकते हैं आप, हल्का हल्का कॉन्सेप्ट तो हर एक जगह लगा है। पहला इसमें भी मैंने क्वेश्चन करवाया तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूले पर रख दिया? नहीं, पहले क्षमता से फोकस ज्ञात करनी थी, फोकस के बाद से फॉर्मूले पर रख दीजिए। इसमें भी कुछ नहीं करता, बस अवकलन करना था, फॉर्मूला अपने आप बन जा रहा है। इस नस को आपको पकड़ना होगा, इस नस को आपको पकड़ना होगा। कहते हैं ना पेपर देने, देखिए पेपर में पढ़ने के लिए तो इनफाइनाइट है। ये मोटी मोटी किताबें, HC वर्मा तो HC हार्डविक तो दिनेश अग्रवाल तो ये अग्रवाल तो इतनी बुक खड़ी कर दूं मैं आप कहिए तो। SPPD तो कौन सी, तो नवीन प्रकाशन तो अरिहंत, तो कितनी सारी बुकें हैं पढ़ने के लिए, अनंत हैं, और सब में कुछ ना कुछ अलग है। ये तो मैं मानता हूं, सब में कुछ ना कुछ आपको नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी, कोई भी बुक बेकार तो होती नहीं है। लेकिन बोर्ड में क्या पढ़ना है, वही चीजें पढ़ना है जिस पर वो आधारित आए। जैसे भगवान राम कितना भी धनुष वाण कर रहे हैं, कितना भी रावण पर धनुषों की बरसात कर रहे हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं था। जब विभीषण ने बताया कि नाभि में अमृत है, नाभि में मारो, उसी प्रकार किस क्वेश्चन में अमृत है उसी क्वेश्चन को पकड़ो। अब ये पूरा संसार वाला किताब मत पढ़ो, 4 पन्ने बनाओ, 20 पन्ने बनाओ, 10 पन्ने बनाओ, 40 पन्ने बनाओ, बस बना लो। उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं ही नहीं। अब जितनी पढ़ाई होगी बोर्ड के बाद होगी, अब जितनी पढ़ाई होगी बोर्ड के बाद होगी। अब जितना पढ़े हैं उसी को रिवाइज करेंगे, बस जितना पढ़ लिए हमने 2 चैप्टर पढ़ा उसी को रिवाइज करेंगे भाई, बस नहीं जाना हमको ज़्यादा। ये दरियाओं में बहने से अच्छा है कि हम कुछ किनारे पर ही रहकर कुछ पानी अपने के लिए निकाल लें।
नहीं तो बाढ़ में रह पाएंगे, सोचेंगे उस किनारे पे पहुंच जाएंगे, पानी बटोर लेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। समझदारी इसी में है, अपना बाल्टी फेंकिए, एक बाल्टी पानी अपने लिए लाइए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। अब हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये देखिए, पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि 2020 का पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2020 के पेपर सातों सेट रट जाइएगा, 2020 और 19। अगर आप हमारी बात को मानते हैं तो हम पक्का करें आप 80% से अधिक स्कोर कर पाएंगे, 85+। 20-19 रट जाइएगा सातों सेट, सारे सब्जेक्ट के। चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए। एक विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, 10⁵5 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है। भाई हम लिखते जाते हैं, क्या है विद्युत क्षेत्र कितना है, 10⁵5 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। कोण कितना है, 30 अंश। और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, यानी कि बल आघूर्ण टाउ बराबर आघूर्ण लग रहा है। विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, यानी कि पी गणना करना है। देखिए, किसी से भी मैं ये बोलता हूं, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, प्रश्न आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब नहीं है, प्रश्न पढ़ के इतना लिख लो, प्रश्न पढ़ के इतना लिख दो। अब देखो क्या क्या चीजें दी हुई हैं और इनसे संबंधी हमने क्या पढ़ा है। तो ये तो एकदम देखिए भाई, ये तो एकदम आ गया आपका फॉर्मूला वाला क्वेश्चन। ये ले लीजिए, हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा, टाउ यानी कि विद्युत बल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, P E sin थीटा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहां से हमें P निकालना है तो हम लिख सकते हैं P = टाउ बराबर E sin थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं P बराबर, टाउ का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भाई, 6 × 10⁻⁻24 अपॉन में 10⁻⁻5 गुणे में साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान देखिए मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, ठीक है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब ये ऊपर चला जाएगा और सब ऊपर चले जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 12। यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 30 अंश बराबर 1/2, ठीक है। ये हो गया, देखिए ऊपर चला गया 2 तो 12, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में गुणे 10⁻⁻, ये लो भाई 10⁻⁻29। भाई साहब धूल चल रही है, धूल चली गई। अच्छा हो गया। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर जी हो गया, नहीं हुआ नहीं। P बराबर, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 12 × 10⁻⁻29 कूलाम पर मीटर। अब हो गया, अब क्या हुआ, अब बच्चा लोग हो गया, अब हो गया। समझ में आया कि नहीं प्रश्न, देख रहे हैं। पहले तो प्रश्न करने का तरीका, फिगर वाले प्रश्न है, फिगर बनाते चलिए। कुछ बच्चे कहते हैं यही बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, हम बिना फिगर बनाए भी कर लेंगे, आपकी इच्छा। हम बस आपको एडवाइस ही भाई दे सकते हैं, और तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं। तो सुनिए प्रश्न, कुछ बच्चे कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अधिक तरीका फिगर वाले क्वेश्चन है, फिगर बनाते चलिए। जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंफॉर्मेशन लिखते चलिए। उसके बाद से देखिए क्या उसमें मिल रहा है हमें, ठीक है, क्या सा फॉर्मूला उससे मिलता जुलता हमारे पास है, तब उसमें तिगड़म लगाइए। आप थोड़े कम समझदार हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पा रहे, तो उस फॉर्मूले में जैसे यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं, एक चीज़ें नहीं है, तो जो फॉर्मूला बन रहा है उसको लिख लीजिए, और अब देखिए कि इसमें से क्या कोई चीज़ इन जो बचा हुआ है उसमें से आ जाए। ऐसे होते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। समझ में आ रहा है जो चीज़ें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझते रहिए बातों को और नोट करते रहिए कॉपी में। अच्छा देखिएगा बच्चों, ऐसा है ना कि कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं, बहुत शरारती होते हैं। हाँ बच्चों, बच्चे ही शरारती नहीं होते, एग्जामिनर भी शरारती होते हैं। जैसा कि आपको ये प्रश्न दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, किसी ऐसे एग्जामिनर ने बताया जो आपको परेशान करना चाहता था।
उसने कोई हार्ड प्रश्न नहीं दिया, आपको परेशान करना चाहता था, आपकी मेंटलिटी को चेक करना चाहता था, आप कहाँ तक सोच पाते हैं। देखिए प्रश्न में दिए गए अनुनादी LCR परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ प्रतिरोध 100, LC यहाँ पे वोल्ट और यहाँ पे आवृत्ति। इतनी सारी देखिए चीज़ें आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था कि आप थोड़े से परेशान हो जाए। ठीक है, हाँ तो चलिए मैं क्या बताते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा चिकोटी काटेंगे, परेशान करेंगे, चेक करेंगे आपकी बुद्धिमत्ता को। तो ये प्रश्न देखिए एकदम ईजी सा प्रश्न। अच्छा देखिए, वो टीचर जो परेशान करने वाले होते हैं, वो एग्जामिनर, वो प्रश्न भी आपको बहुत आसान सा देते हैं, बहुत सरल सा देते हैं। ठीक है ना, बहुत आपको लंबा चौड़ा नहीं देंगे कि ये लो ये पूरा इतिहास लिखो कि राम जी कब आए, सीता जी कब हुई, वनवास कब हुआ, कब गुलाम का नियम आया, किस सदी में आया, गुलाम ने क्या लिखा, कैसे लिखा, किस पद पर कार्य करता है। नहीं, छोटा सा प्रश्न देंगे, हल करिए जाइए। देखिए इस प्रश्न को, दिए गए अनुनादी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये 3 चीज़ें दी हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है। बोला क्या है, ये देखिए अनुनादी। जो बच्चा इस शब्द को पकड़ लिया, इस शब्द को पकड़ लिया, वो उसका बल्ले बल्ले। और जो इस शब्द को नहीं पकड़ पाया वो झूठ मूठ का परेशान है कि जेड बराबर ये वो फलाना ढेकाना। अब सुनिए, अगर किसी परिपथ में ये तीनों लगे होते हैं तो उसकी प्रतिबाधा होती है। तो प्रतिबाधा क्या होगी आपको पता होना चाहिए कि अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा को जेड से डिनोट करते हैं। अनुनाद की स्थिति में जेड बराबर क्या होता है बच्चों? जेड बराबर होता है आर, जो कि यहाँ पे 100 ओम है। बस हो गया। अब पढ़े हम लोग वी, हम लोग क्या पढ़े हैं कि आई बराबर V/R, ठीक। यहां से आप रख दीजिए, V का मान दिया हुआ है 200 वोल्ट, R का मान 100, 2 एम्पियर। कहानी खत्म, आंसर है। बहुत हार्ड था ये सर क्वेश्चन। आप लोग इसी में परेशान रहते हैं, बस आंसर खत्म, 2 एम्पियर यहाँ पे लिखना था और बात खत्म। कितना सरल प्रश्न दिया। लेकिन अब जो इस अनुनाद वर्ड को नहीं पकड़ता तो वो क्या करेगा जानते हैं कि जेड बराबर क्या होगा यार? जेड बराबर हमने पढ़ा था कि आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का माइनस एक्सएल का स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। इससे लगेगा, यहाँ से प्रतिबाधा निकलेगा। ये कैसे होगा, कैसे आई निकाले? क्या आई एन इक्वल टू NEAVD से निकलेगा? किससे निकलेगा? कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। कौन? अरे भाई ये पकड़ो ना, ये पकड़ो, अनुनादी पकड़ो। इससे हटत से क्या मतलब कुछ लगेंगे दिमाग लगाने, F इक्वल टू W π/ω। अरे नहीं यार, तुम अनुनादी पकड़ो, काम हो गया। वर्ड, एक वर्ड ध्यान दीजिए, एकक वर्ड ध्यान दीजिए। ठीक है, तो बस